हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ नया टॉपिक लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्हें शॉर्ट कहते हैं J.S. मिल। इंग्लैंड के बहुत बड़े विचारक जिन्होंने स्वतंत्रता के बारे में खुलकर बोला, जिन्हें स्वतंत्रता का पुजारी भी कहा गया और साथ ही साथ उपयोगितावादी विचारक भी हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था वेंथम को, जो क्या है उपयोगितावादी विचारक थे। उन्हीं के स्टूडेंट हैं ये वेंथम के J.S. मिल। J.S. मिल के पापा, उनका नाम था बड़े वाले मिल, ठीक है। या उनको हम कह सकते हैं जॉन मिल, सॉरी जेम्स मिल। उनका नाम था जेम्स मिल। जेम्स मिल वो फैन थे किनके? बेंथम के। उन्होंने अपने बेटे को जेम्स मिल ने अपने जेम्स मिल किसके फैन थे? बेंथम के। उन्होंने अपने बेटे J.S. मिल को पढ़ने के लिए किसके पास भेजा? बेंथम के पास। उन्हीं से उन्होंने किसका विचार सीखा? उपयोगितावाद का। और उपयोगितावाद का विचार क्या है कि हर वो चीज जो व्यक्ति को सुख देती है वो उपयोगी है, और हर वो चीज जो व्यक्ति को दुख देती है वो व्यक्ति के लिए अनुपयोगी है। तो उपयोगितावाद का जो विचार है वो यही है, और इसको आगे बढ़ाया बेंथम के बाद J.S. मिल ने, यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने। इसके लिए उन्होंने एक बुक भी लिखी, इसका नाम था यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि उपयोगितावाद। इसका मतलब होता है उपयोगितावाद। यूटिलिटेरियनिज्म इसका मतलब होता है उपयोगितावाद। तो उपयोगितावाद को जॉन स्टुअर्ट मिल ने आगे बढ़ाया और इसमें कुछ चेंजेस भी किए। और इसके अलावा, उपयोगितावाद के अलावा उनकी जो बहुत बड़ी देन है वो दी गई है स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता के बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल को स्वतंत्रता का पुजारी कहकर संबोधित किया गया है, ठीक है। इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था 1806 ईस्वी में, और फ्रांस में 1873 में इनकी डेथ हो गई थी। स्वतंत्रता के बारे में मैं आपको बता रहा था कि स्वतंत्रता के बारे में इनके जो विचार थे वो बहुत ही ज्यादा उग्र थे। ये कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट होती है और व्यक्ति को कुछ भी करने से रोका नहीं जाना चाहिए। यह दो प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन करते हैं। दो प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन करते हैं। एक तो मतलब स्वतंत्रता वैसी होती है कि जिसे कोई रोक नहीं, जिसपे किसी का अंकुश नहीं होना चाहिए, और दूसरा अंकुश लगा सकते हैं, यानी कि स्वतंत्रता को भी निर्धारित किया गया है दो प्रकार के कार्यों से, पर विषयक और स्वविषयक। ठीक है। वह कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता है कुछ भी करने की, ठीक है। ये तो है कौन सी स्वतंत्रता? कार्य से संबंधित स्वतंत्रता। और दूसरी स्वतंत्रता है ठीक है, दूसरी स्वतंत्रता है सोचने या बोलने की स्वतंत्रता। जॉन स्टुअर्ट मिल दो प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। पहला, कार्यों से संबंधित स्वतंत्रता, और दूसरी है सोचने या बोलने की स्वतंत्रता। हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। वह
सोचने और बोलने की स्वतंत्रता के मामले में, सोचने और बोलने की स्वतंत्रता के मामले में यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए, अंकुश नहीं लगाना चाहिए। किसमें? सोचने और बोलने की स्वतंत्रता पर। इसे तो निर्बाध रूप से किसी हर व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। वो कुछ भी सोचे, कुछ भी बोले, उसे बोलने दिया जाना चाहिए। वह मान के चलता है कि सारी दुनिया कुछ भी बोले और एक आदमी उनके विपरीत बोले तो भी उसे बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। वह उदाहरण भी देता है। वह कहता है कि जब दुनिया मानती थी कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तब एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने बोला कि सूरज नहीं घूमता, धरती सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है। जब उस व्यक्ति को पागल कहा लोगों ने, लेकिन बाद में यह सिद्ध हुआ कि धरती घूमती है, सूरज नहीं घूमता। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक व्यक्ति जो विचार दे रहा है, हो सकता है आज आपको वो सही ना लगे, लेकिन 100 वर्ष 200 वर्ष बाद आपको लगे यार वो व्यक्ति सही कह रहा था। इसलिए ऐसी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। पूरी दुनिया कुछ कह रही है और वह उसके विपरीत कह रहा है, तो भी उसे बोलने की आजादी दी जानी चाहिए। तो एक तो ये स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता पर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा सकता। वो कहता है दूसरा है कार्यों से संबंधित स्वतंत्रता, जो कार्य करने, जो उसे कुछ ही करने की छूट दे रखी है। बोला इस प्रकार की स्वतंत्रता पर आप कुछ अंकुश लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ सकते हैं। देखो, सोचने और बोलने की स्वतंत्रता से तो उसके खुद के मन पर ही प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा, किसी दूसरे व्यक्ति पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा ये मानता था। वो कहता है कि कार्य करने की जो स्वतंत्रता है, जो पहले नंबर की जो स्वतंत्रता है, कार्य से संबंधित स्वतंत्रता, बोला उसमें आप अंकुश लगा सकते हो, वो भी सभी पे नहीं, कुछ पे। तो वो कहता है कि ये स्वतंत्रता भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वो कहता है कि देखिए, कार्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्व विषयक और दूसरा पर विषयक। कार्य 2 प्रकार के होते हैं। वह कहता है एक तो स्व विषयक और दूसरा पर विषयक। वह कहता है कि स्व विषयक कार्य वह कार्य हैं जिनका प्रभाव सिर्फ उसी के ऊपर पड़ेगा। बोला उन विषय पर तो आप अंकुश लगा ही नहीं सकते। बोला वो ऐसा कोई भी कार्य कर सकता है जिस पर आप अंकुश नहीं लगा सकते, और वो कार्य हैं स्व विषयक, यानी कि वे कार्य जिनका प्रभाव सिर्फ उसी के ऊपर पड़ रहा है। और दूसरा है वे कार्य जिनका प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति, पराये व्यक्ति पर भी पड़ सकता है। तो कहता है उस विषय पर अगर उसका प्रभाव, उसके किए गए कार्य का प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर नकारात्मक पड़ता है, तब आप अंकुश लगा सकते हो इस वाली कंडीशन में, पर विषयक चारों पे। वो भी कब? जब उसका प्रभाव नकारात्मक रूप से अन्य पर पड़ रहा हो। यहाँ कहता है कि स्व विषयक कार्यों पर आप उसके अंकुश नहीं लगा सकते, पर कह रहा है कि इस लेवल पे भी, स्व विषयक कार्यों में भी 1-2 जगह ऐसी है जहां पर आप अंकुश लगा सकते हो। बोला कौन सी जगह? एग्जाम्पल देके बताता है वो। कहता है ऐसा कोई कार्य है, फॉर एग्जाम्पल वो एक पुल पे जा रहा है, पुल पे जा रहा है, तो दुनिया को क्या फर्क पड़ रहा है उससे? जा रहा है, पर आप उसको रोक दोगे किस कंडीशन में? आप कंडीशन में तो रोकेंगे नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा दूसरे आदमी को, तो आप क्यों रोकोगे? बोला फिर भी रोक दोगे। कब? बोला वो तब रोक दोगे जब वो पुल आगे से टूटा पड़ा है या कमजोर है, टूटने की संभावना है उसकी, और उस व्यक्ति को पता नहीं है कि आगे पुल टूटा हुआ है, टूटने की संभावना है, तो आप उसे रोक दोगे उसके भले के लिए। उस कंडीशन में आप उसे रोक सकते हो। बोला ऐसी सिचुएशन में आप स्व विषयक कार्य को करने से भी रोक सकते हो। पर विषयक कार्य को करने से तो रोक ही सकते हो अगर उसका प्रभाव नेगेटिव रूप से किसी और के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन स्व विषयक से नहीं रोकोगे। लेकिन स्व विषयक में भी रोक दोगे अगर पुल टूटा पड़ा है, आप क्रॉस करना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि पुल कमजोर है या टूटा हुआ है, उस कंडीशन में भी आप अनजान हो तो आपको रोक लेगा, आपको मरने से रोक लेगा। अनजाने में आप मर रहे हो, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको कोई पता नहीं है। तो इस स्थिति में भी सरकार आपके कार्यों पर या आपकी यात्रा पर अंकुश लगा देगी, वो कहने की समझाने की कोशिश करता है। तो ये था आपकी स्वतंत्रता के मामले में। उपयोगितावादी के मामले में आपको बता ही चुका कि इसने उपयोगितावादी पर भी विचार दिया और इसे कुछ विचारों को चेंज कर दिया बेंथम के विचारों को। अब हम बात करते हैं प्रतिनिधित्व प्रणाली का समर्थक। इसके विचार दिए इसने अपनी बुक में, कंसंट्रेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि प्रतिनिध्यात्मक शासन में अपने विचार दिए हैं।
ये बात करता है किसकी? प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली की, संसदीय शासन प्रणाली। एक तरीके से कहता है कि लोगों को प्रजातंत्र सबसे अच्छा होता है, वह प्रजातंत्र के पक्ष में है। किसके पक्ष में है? वह प्रजातंत्र के पक्ष में है, लोकतंत्र। वह प्रजातंत्र के पक्ष में है, लोकतंत्र के पक्ष में है। वह कहता है कि प्रजातंत्र दो प्रकार का हो सकता है, एक अप्रत्यक्ष और दूसरा प्रत्यक्ष। वह कहता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह होता है जिसमें लोग खुद शासन करें, लोग खुद शासन करें। बोला बेस्ट तो ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, ये है बोला बेस्ट तो। पर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जनता स्वयं शासन करती है। पर आज के टाइम में जो जनसंख्या है किसी भी देश की वो बहुत बड़ी है, सब लोग शासन करेंगे कैसे? अव्यवस्था फैल जाएगी। तो बोला ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र आज के टाइम में मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो बोला फिर बोला अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कैसा है? बोला इसमें जनता के प्रतिनिधि शासन करते हैं, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और एक नियत समय पर बदल भी देती है। बोलता है कि इसके माध्यम से जनता शासन करती है, प्रतिनिधि चुनती है जनता, और जनता प्रतिनिधि चुनती है और उनके माध्यम से जनता शासन करती है। तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कहता है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही आज के टाइम में संभव है। क्यों? क्योंकि जनता बहुत ज्यादा है, स्वयं शासन करेगी तो अराजकता फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, जो मुमकिन नहीं होगा। अब तरीका यही बचता है कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को अपनाया जाए, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन करे और उन पर कंट्रोल रखे। ये तरीका है। प्रतिनिधि शासन, प्रतिनिधित्व प्रणाली का बहुत बड़ा समर्थक होता है और इसमें वह महिला मताधिकार का भी समर्थन करता है। ध्यान रखिए, ये वो टाइम था जब महिलाओं को वोट डालने की आजादी नहीं हुआ करती थी। महिला दूसरे दर्जे की नागरिक होती थी और उन्हें कुछ कोई खास अधिकार नहीं मिलते थे। उस टाइम पे ये महिलाओं के मताधिकार का समर्थन करता है और साथ में जो गुप्त मतदान प्रणाली है उसकी जगह पे ओपन खुली मतदान प्रणाली का समर्थन भी करता है। ठीक है, तो ये था आपका प्रतिनिधित्व प्रणाली के समर्थन पर इसके विचार और महिला मताधिकार पर इसके विचार। ये उसकी कुछ बुक है, ऑन लिबर्टी, जो कि स्वतंत्रता के ऊपर लिखी हुई इसकी बुक है सबसे बढ़िया। इसकी बायोग्राफी लिखी हुई है इसमें, बायोग्राफी में। दूसरा है कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इसमें प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार दे रखे हैं इसने कि प्रतिनिधि सरकार, प्रतिनिधि प्रणाली पर क्या विचार है इसके। नेक्स्ट है यूटिलिटेरियनिज्म, इसमें उपयोगितावाद से संबंधित इसने विचार दिए हैं अपने। इसका गुरु था बेंथम के उपयोगितावादी विचारों को इसमें बदल दिया गया है, इसके द्वारा थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है, उसके बारे में विचार है इसके। और द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, महिलाओं के बारे में जो इसके विचार हैं, महिलाओं के बारे में वो द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में दिए गए हैं। ठीक है, तो ये था आपका जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि आज मैंने आपको करा दिया है। इसके नोट्स में आपको भेज दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।